अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। एक चरण शेष है। परिणाम आने में सिर्फ 8 दिन बाकी है। सब तरफ एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सबके बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा, 3 ऐसे नेता जिनकी राजनीति इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। 3 ऐसे बड़े नेता जिनके राजनीतिक दल और उनके खुद के अस्तित्व पर ही इस चुनाव के बाद प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये 3 ऐसे नेता, एक ऐसी त्रिमूर्ति जो ये मानकर चलते थे इस चुनाव के पहले तक कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। कौन है ये 3 नेता और कैसे गिर रही है इनकी हैसियत, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन 3 नेताओं की जिनके इर्द गिर्द भारतीय राजनीति मजबूती से घूमती रही है। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विकल्प के तौर पर भी देखा गया या इन्होंने खुद को इस रूप में पेश किया कि सिर्फ ये ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इन 3 नेताओं का अस्तित्व अब खतरे में है। इस चुनाव के बाद बहुत मुमकिन है कि ये तीनों नेताओं के राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलीन हो जाएं और इनका खुद का अस्तित्व भी संकट में आ जाए। ये तीनों नेता वो नेता हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे थे। आपको याद होगा कि 1989 में जब वीपी सिंह राजनीति में आए थे, उस समय कुछ इसी तरह का माहौल था कि राजीव गांधी के सामने कौन, और उस समय वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर जैसे नेताओं के नाम थे। ऐसे ही ये 3 नेता इस चुनाव के पहले इस तरह की दावेदारी कर रहे थे, जिनमें सबसे पहला नाम था नीतीश कुमार का, जिन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग की और उस गठबंधन को आगे लाए और प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे। और अब नीतीश कुमार कहाँ हैं? दूसरे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के शरद पवार, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और ये कहा जाता था कि उनकी चालों के आगे अमित शाह और मोदी भी पानी भरते हैं। उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार को पहले शपथ दिलवाई थी फडणवीस के साथ और वो 24 घंटे में वापस आ गए थे। तब ये माना गया था कि ये चाल भी शरद पवार ने चली। हालांकि अब अजीत पवार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में शरद पवार का अस्तित्व आज कहाँ है, जो खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते थे? तीसरे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले में अंदर हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर प्रचार कर रहे हैं। उनकी आम आदमी पार्टी भी आज संकट में है। यानी कि ये 3 नेता, नीतीश कुमार, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल का अस्तित्व और इनकी पार्टियों का अस्तित्व इस चुनाव के बाद क्या खत्म हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के बड़े प्रभाव के आगे ये सारे दल किसी दूसरे दल में विलीन हो जाएंगे? हम इसी पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव के बाद ये बड़ा परिवर्तन भारतीय राजनीति में आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले 82 वर्षीय शरद पवार की। शरद पवार वो नेता हैं जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो इस देश में दल बदल करने, पूरी पार्टियों को तोड़ने, सरकार गिराने के सबसे पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में अपने खुद के राजनीतिक दल के साथ एक सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे, और ऐसा वे कई बार करते रहे हैं। अभी उन्होंने इसके बाद सोनिया गांधी की खिलाफत करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया और फिर कांग्रेस के साथ है। इसके बाद पूरी जिंदगी वे शिवसेना से दूरी बनाते रहे और पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। यही शरद पवार, जो चाणक्य माने जाते थे, इनके भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ दी और बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए। ऐसे में शरद पवार को बड़ा झटका ये लगा है कि उनकी अपना चुनाव चिन्ह भी उनसे छिन गया है। ये चुनाव चिन्ह अब अजीत पवार के पास है, यानी असली एनसीपी अजीत पवार हो गई और शरद पवार बड़ी ही मुश्किल में है।
शरद पवार का घटता हुआ कद और उनके रुतबे को आप इससे भी समझ सकते हैं कि वे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर मीटिंग कर रहे थे और उनके भतीजे के जाने के बाद उनकी साख में गिरावट आई है। वे सिर्फ महाराष्ट्र में बनकर रह गए और महाराष्ट्र में भी इस बार उनके पास लोकसभा की सिर्फ 10 सीटें आई है, जबकि 2019 में शरद पवार ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी इस बार उनके इससे सिर्फ आधी सीट आई है। इसमें भी वे बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर शरद पवार सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बारामती सीट से जिताने में लगे हुए हैं। बाकी सीट के बारे में वे खुद भी बहुत विश्वास से भरे हुए दिखाई नहीं देते हैं। बारामती में भी उनके भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुप्रिया सुले के सामने है, यानी यहाँ पर ननंद भौजाई का टक्कर है। और इस सब के बीच शरद पवार कई बार ये भी कह चुके हैं कि चुनाव के बाद कई सारे छोटे दल दूसरे दलों में विलीन हो जाएंगे। खुद शरद पवार की बात मानी जाए तो वे खुद ही ये संकेत दे रहे हैं कि उनकी बढ़ती उम्र, भतीजे के जाने के बाद उनकी बेटी के लिए भी अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है और बहुत संभव है कि शरद पवार की पार्टी इस चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाए, वापस कांग्रेस में विलीन हो जाए, क्योंकि अकेले शरद पवार के लिए अब राजनीति करना बेहद मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की कसी हुई रणनीति और चक्रव्यूह में वे इस तरह से घिर चुके हैं कि इस चाणक्य के पास अब हथियार डालने और वापस कांग्रेस में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो ये मानकर चलिए कि 2024 के 4 जून के चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री भले ही नरेंद्र मोदी बने, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे शरद पवार की राजनीति को यहाँ से पूर्ण विराम लग जाएगा और उनका दल भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सिर्फ कांग्रेस पार्टी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इस चुनाव ने वाकई काफ़ी बदलाव किया है। 400 पार के नारे के बीच अब हम दूसरे बड़े नेता के पास आते हैं जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री के दावेदार माने जाते हैं, जो ये माने जाते थे कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर नहीं करते हैं, वे धर्मनिरपेक्ष राजनीति को आगे लाते हैं। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी सुशासन बाबू। लेकिन इनके साथ भी शरद पवार जैसी वही दिक्कत है, इनका अपना कोई विज़न, अपना कोई तरीका नहीं है। ये भी पलटू राम हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं, कई बार उससे नाता तोड़ चुके हैं, ऐसे में अपनी साख खो चुके हैं। पिछली बार उन्होंने 2020 के चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर विधानसभा में सरकार बनाई थी और अभी 1 साल पहले वे फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसके पीछे बड़ी कहानी है। भाजपा ने जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में विधायकों को तोड़ा, उससे नीतीश कुमार को यह डर लगने लगा था कि उनके कई विधायक यानी जनता दल यू के विधायक उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार इस खेल में अकेले रह जाएंगे। उन्होंने ताबड़तोड़ एक रास्ता निकाला और वे खुद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन क्या 2024 के चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार इतने ही जरूरी रहेंगे और उनके जो विधायक विधानसभा के समय भारतीय जनता पार्टी में जाने को आतुर थे, क्या वे अब बचे रहेंगे? ऐसे में नीतीश कुमार के सामने बहुत ज़्यादा विकल्प अब दिखाई नहीं देते हैं। बिहार में उनकी छवि भी बार बार के दल बदल से कमज़ोर हुई है। खुद नीतीश कुमार को देखें तो वे जब एक समय नरेंद्र मोदी के सामने सीना फुलाए चलते थे और ये दावा करते थे कि मैं ही उनको टक्कर दे सकता हूँ, और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की अगुवाई उन्होंने की, उसका गठन उन्होंने किया। और आज वे जब पटना के एक रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमल का चमचमाता हुआ फूल लेकर बगल में खड़े दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि भाजपा की बारात में वे सिर्फ एक बत्ती ढोने वाले बनकर रह गए हैं जो भाजपा के कमल को रोशनी दिखा रहा है। हमने कई नेताओं को इस तरह से दूसरे राजनीतिक नेताओं के साथ रोड शो में खड़े हुए देखा है साथ में, लेकिन किसी ने भी किसी दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ में ले रखा हो ऐसे दृश्य दिखाई नहीं दिए। दूसरा, नीतीश कुमार इस चुनाव में बहुत ज़्यादा कुछ सुशासन वाली बातें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके अंदर एक खींच, एक डर, एक भय दिखाई दे रहा है। बहुत संभव है कि नीतीश कुमार का जनता दल यू भी पूरी तरह से इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो जाए। इस चुनाव के बाद नहीं तो दिसंबर तक इस बात की बहुत संभावना है कि नीतीश कुमार का जनता दल यू लगभग समाप्त हो जाएगा या अगले
2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहेंगे, क्योंकि वे भाजपा के रुतबे, उसके वजन और उसके इतना दब चुके हैं कि नीतीश कुमार के पास एक ही ऑप्शन है कि वे केंद्र में मंत्री बन जाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और प्रदेश की बागडोर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सौंप दें। नीतीश कुमार जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उसे दिखता है कि सुशासन बाबू का खेल भी नरेंद्र मोदी के आगे खत्म हो चुका है। तो शरद पवार के बाद ये दूसरे ऐसे नेता हैं जो मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और आज अपने खुद के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इनका अस्तित्व 2024 के चुनाव परिणाम के साथ खत्म सा होता दिखाई दे रहा है। इस दौड़ में तीसरे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को भी नीतीश कुमार की तरह सुशासन के लिए जाना जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल भी ये दावा करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर वे ही दे सकते हैं। ऐसा एक परसेप्शन भी लोगों के बीच था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सत्ता के ठीक नीचे दिल्ली की सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल एक अच्छे नेता के तौर पर उभर सकते हैं। और जिस ढंग से उन्होंने गुजरात की कुछ सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ा, पंजाब में सरकार बनाई, उससे ये उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल एक देश में बड़े नेता हो सकते हैं और मोदी को टक्कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी को लेकर जेल जा चुके हैं। अभी वो पैरोल पर बाहर हैं, केवल चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें बाहर छूट दी गई है कोर्ट की तरफ से। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या कर पाएंगे? दूसरा, आप जानते हैं कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं आम आदमी पार्टी की, उनके साथ केजरीवाल के सीएम हाउस में कथित मारपीट की बात सामने आई है, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर कराई है। इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल की साख पर धक्का लगा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा स्वाति मालीवाल जो कह रही वो सही है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उनके कई मंत्रियों का जेल जाना, ये संकेत देता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़े संकट में है। और 2024 यानी 4 जून के चुनाव परिणाम के बाद अरविंद केजरीवाल के पास भी एक संकट होगा। शरद पवार के पास जहां संगठन नहीं बचा है, उनके भतीजे की बगावत के कारण वो मुश्किल में है, अपना रुतबा खो चुके हैं, अपनी पार्टी खो चुके हैं, इसलिए वे कांग्रेस में जा सकते हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह अपने विधायकों पे से अपना वजूद, अपना रुतबा कमज़ोर कर चुके हैं, तो बहुत संभव है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं या जदयू का अस्तित्व केवल नाम मात्र को रह जाए, उसे संचालित भारतीय जनता पार्टी करे। अरविंद केजरीवाल के साथ एक अलग तरह की दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल का अपना रुतबा तो है, लेकिन जिस ढंग से शराब पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर तो मुकदमे हुए ही हैं, देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल पर भी मुकदमा कायम हुआ है। आपको ये ध्यान देना चाहिए, इस पर बहुत बात नहीं हो रही है कि शराब घोटाले में शराब पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी को भी एफआईआर की गई है। आम आदमी पूरी पार्टी को इस शराब नीति के लिए जिम्मेदार माना गया है, गुनाहगार माना गया है। चुनाव के टाइम पर इस पर बहुत बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल को ही गुनाहगार बना दिया जाता है तो बहुत संभव है कि 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग के पास एक गुनाहगार पार्टी, एक दागी पार्टी किस तरह से अस्तित्व में रह सकती है, इस पर लंबी चर्चा होगी, लंबा विश्लेषण होगा। और बहुत संभावनाएं, जिस तरह की राजनीति चल रही है, यह दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सलाखों के पीछे रह जाएं और आम आदमी पार्टी की मान्यता को चुनाव आयोग रद्द कर दे, ये मानते हुए कि इस पार्टी पर एफआईआर है, ये पार्टी खुद दागी है। जिस तरह से किसी मंत्री या नेता के चुनाव लड़ने पर रोक होती है, वैसे ही किसी राजनीतिक दल के लिए क्या नियम होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी पर भी एफआईआर की गई है। जब पूरी पार्टी ही घेरे में है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास भी बहुत मुश्किल होगी कि वो कैसे अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाते हैं। आप देखिए, शरद पवार कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा ही चुके हैं, और तीसरे अरविंद केजरीवाल के साथ ये बड़ा संकट है कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन लगातार
वे कांग्रेस को भी कोसते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कोसते रहे हैं। नीतीश कुमार का भी हाल यही रहा है, वे कभी आरजेडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और शरद पवार का तो कोई राजनीति में ईमान धर्म कभी रहा ही नहीं है। वो जिधर दम उधर हम की तर्ज पर हमेशा सबसे हाथ मिलाकर चलते रहे हैं। इस जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले ये तीनों नेता इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। और अब सबसे दिलचस्प ये है कि 4 जून को प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो तय होगा ही। 4 जून को ही ये भी लाइन खिंच जाएगी कि प्रधानमंत्री पद के 3 दावेदार किस तरह से अपना राजनीतिक वजूद खो देंगे और साथ ही उनका राजनीतिक दल भी खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।